नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 दोस्तों। ठीक है, जो ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट होने वाला दोस्तों। आज का हम लोग सबसे पहला सवाल देखेंगे। चलिए दोस्तों आज का सबसे पहला सवाल देखेंगे। सबसे पहला सवाल है दोस्तों आपके सामने कि कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा कालीबंगन जो है ये घग्गर नदी किनारे स्थित है। याद रखिएगा कि कालीबंगन जो है ये घग्गर नदी किनारे स्थित है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि हड़प्पा जो है ये रावी नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा खोज किसने किया था? हड़प्पा खोज किया था दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। और हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों लोथल जो दोस्तों ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल क्या है दोस्तों? लोथल बंदरगाह है। ठीक है, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा सिंधु नदी की लंबाई कितना है दोस्तों? याद रखिएगा 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कालीबंगन किस नदी किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी किनारे स्थित है। ठीक है, अगला दोस्तों सेकंड नंबर कि बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा ये घोड़ा है। याद रखिएगा कि बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का जो प्रतीक है चिन्ह कौन सा है? घोड़ा है दोस्तों। याद रखिएगा बुद्ध का जन्म कब हुआ था दोस्तों? गौतम बुद्ध जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नामक कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, जो नेपाल में पड़ता है दोस्तों। वर्तमान में इनकी मृत्यु हुआ था कुशीनगर में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, देखिए याद रखिएगा ये 16 वर्ष की अवस्था में दोस्तों इनका विवाह हो गया था और 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग कर दिए थे। इनका एक बेटा था जिसका नाम था दोस्तों राहुल। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। याद रखिएगा दोस्तों गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे और सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। ठीक है, कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। ठीक है दोस्तों, किस भाषा में देते थे? जो भी उपदेश देते थे वो पाली भाषा में देते थे। किस भाषा? पाली भाषा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला दोस्तों 3 नंबर सवाल है। यहाँ पे 3 नंबर सवाल आपके सामने है कि चोल वंश के किस शासक ने गैंगो कोड चोल की उपाधि धारण की दोस्तों? याद रखिएगा राजेंद्र प्रथम। ठीक है, याद रखिएगा राजेंद्र प्रथम जो दोस्तों ये चोल वंश के शासक था जो गैंगो कोड चोल की उपाधि धारण किया था, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों 4 नंबर सवाल कि हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी? याद रखिएगा कि हरिहर एवं बुक्का 2 भाई थे दोस्तों। याद रखिएगा हरिहर एवं बुक्का 2 भाई था जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। कब किए थे? तो 1336 में किए थे। याद रखिएगा 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त करके किए थे? तो याद रखिएगा दोस्तों विधारण्य। ठीक है, विधारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था दोस्तों? याद रखिएगा गुरु रामदास का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? गुरु रामदास का। ठीक है, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? गुरु रामदास। अगला दोस्तों 6 नंबर कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी दोस्तों? याद रखिएगा ये कोचीन में खोला था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो कोचीन में खोली थी। याद रखिएगा दोस्तों पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत के समुद्री मार्ग खोज किया था। वास्को डी गामा ने किया था दोस्तों। कब किया था? 1498 में किया था। ठीक है, वास्को डी गामा भारत 3 बार आया था दोस्तों। याद रखिएगा पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। और गोवा जो पुर्तगाली से आज़ाद कब हुआ दोस्तों? 1961 को। ठीक है, याद रखिएगा 1961 को गोवा जो है पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। ठीक है, पुर्तगाल एक देश है दोस्तों जिसकी राजधानी क्या होता है? लिस्बन होता है। याद रखिएगा तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली जो व्यापारिक कोठी है ये कोचीन में खोला था। कहाँ खोला था? कोचीन। चलिए अगला है दोस्तों 7 नंबर सवाल देखिए। यहाँ पे 7 नंबर सवाल आपके सामने है कि लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी? ये 1823 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा कि लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना ये कब हुआ था? 1823 में हुआ था। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं 1784 दोस्तों तो एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? तो 1784 हुआ था। जिसका स्थापना किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना। यहाँ पे दोस्तों कि लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी? 1823 में हुआ था। ठीक है, अगला दोस्तों 8 नंबर सवाल कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे दोस्तों? ये कौन थे? तो बोमेश चंद्र बनर्जी। याद रखिएगा बोमेश चंद्र बनर्जी जो थे ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे जो चुनाव हार गए थे दोस्तों। ठीक है, चलिए
अगला देखते हैं 9 नंबर सवाल। देखिए 9 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा एन.एम. जोशी। ठीक है, एन.एम. जोशी जो थे ये अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों 10 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिएगा दोस्तों श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, याद रखिएगा श्रीमती एनी बेसेंट ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों, तो ये थी सरोजनी नायडू। याद रखिएगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू हो जाएगा, और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं कि श्रीमती सरोजनी नायडू से, याद रखिए भारत की प्रथम महिला राज्यपाल रह चुकी है श्रीमती सरोजनी नायडू। ये भारत की प्रथम महिला उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा अंबिका चरण मजूमदार। याद रखिए दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार जो है ये लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसने किए थे? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। याद रखिएगा अंबिका चरण मजूमदार ने जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। किसने इसका स्थापना किया था? तो ए.ओ. होम ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला 11 नंबर कि फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडॉन का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा 15 जुलाई 1870 में हुआ था। ठीक है, 15 जुलाई 1870 ईस्वी को फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडॉन का युद्ध हुआ था। फ्रांस की राजधानी क्या है दोस्तों? पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है। पेरिस जो है सीन नदी किनारे स्थित है। कौन सी नदी? सीन नदी। ठीक है, यूनेस्को का जो मुख्यालय स्थित है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का स्थापना 1945 में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 12 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे 12 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था? ठीक है, याद रखिएगा कि निम्नलिखित में जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किसने किया था? ठीक है, तो वो क्या था दोस्तों? मार्टिन लूथर ने किया था। किसने किया था? मार्टिन लूथर। याद रखिएगा कि मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का प्रस्तुत किए थे। अगला दोस्तों 13 नंबर सवाल कि एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? याद रखिएगा तालिन। ठीक है, तालिन जो है दोस्तों एस्टोनिया की राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा। वियना किसकी राजधानी है दोस्तों? वियना जो है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया। ठीक है, एक ऑस्ट्रेलिया होता है दोस्तों जिसका राजधानी होता है कैनबरा, एक ऑस्ट्रिया होता है जिसका राजधानी वियना होता है। ठीक है, चलिए अगला है 14 नंबर कि नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा क्यूशू द्वीप। ठीक है, नागासाकी जो है ये क्यूशू द्वीप पर स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं कि नागासाकी और हिरोशिमा, याद रखिएगा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये नागासाकी हिरोशिमा ये जापान का एक शहर है। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में गिराया गया था परमाणु बम। उसके 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। होन्शु द्वीप दोस्तों, याद रखिएगा जापान की राजधानी टोक्यो जो है ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। याद रखिएगा कि जापान की राजधानी टोक्यो जो है ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? तो ये बांग्लादेश के साथ करता है। कितना किलोमीटर? तो 40-96 किलोमीटर। याद रखिएगा 40-96 किलोमीटर। ठीक है, तो भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा लंबा सीमा साझा करता है बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, कौन करता है? बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों? ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों? टका। याद रखिएगा भारत के कितने राज्य बांग्लादेश का सीमा साझा करता है? तो भारत के 5 राज्य जो है ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। सबसे ज्यादा कौन करता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो दोस्तों सबसे ज्यादा भारत के बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? बीजिंग। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। याद रखिएगा। ठीक है, नेपाल की राजधानी क्या है दोस्तों? काठमांडू। ठीक है, वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? शी जिनपिंग। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? इस्लामाबाद। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है कि बारालाचा दर्रा किस राज्य में है दोस्तों? याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, बारालाचा दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? शिमला। याद रखिए लद्दाख की राजधानी क्या है दोस्तों? लेह। लद्दाख में मात्र 2 जिला है, लेह और कारगिल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 17 नंबर सवाल देखिएगा यहाँ पे। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। याद रखिएगा कि उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होता है। ठीक है, चलिए अगला है 18 नंबर सवाल
कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों, याद रखिएगा लौह ऑक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा कि लाल मिट्टी का लाल रंग जो है ये लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 19 नंबर सवाल। देखिए 19 नंबर सवाल आपके सामने है कि राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, याद रखिएगा ये बैरकपुर में स्थित है। ठीक है, बैरकपुर में स्थित है राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय, याद रखिएगा दोस्तों। अगला है 20 नंबर कि किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति एससी निवास नहीं करती है दोस्तों, याद रखिएगा किस राज्य में, तो नागालैंड राज्य में। ठीक है, याद रखिएगा कि नागालैंड राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति एससी जो है दोस्तों ये निवास नहीं करती है। ठीक है, यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दोस्तों 21 नंबर सवाल कि संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया दोस्तों, याद रखिएगा ये 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा झंडा को स्वीकार किया गया था। ठीक है, संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था और 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान के पहले बैठक में ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष घोषित किया गया था और उसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरी बैठक हुआ था जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, किसके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। अगला दोस्तों 22 नंबर सवाल कि राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 65 के तहत। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 65 के तहत दोस्तों, याद रखिएगा। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जो 15वें राष्ट्रपति है, जगदीप धनखड़ वर्तमान में उपराष्ट्रपति है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों 23 नंबर सवाल कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है, यह दोस्तों सैंडल पीक। याद रखिएगा सैडल पीक जो है दोस्तों ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अंडमान निकोबार क्या है दोस्तों, ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, भारत का। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या होता है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर होता है। क्या होता है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 24 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 24 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है दोस्तों, याद रखिएगा ये निकलती है चेमयंगुंगडुंग। ठीक है, याद रखिएगा चेमयंगडुंग से हिमानी से निकलती है कौन दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले चेमयंगडुंग हिमानी से निकलती है तिब्बत से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, जहां ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी कहां प्रवेश करती है दोस्तों, असम में प्रवेश करती है और असम में एक द्वीप बनाती है जिसको दोस्तों माजुली द्वीप बोलते हैं। ठीक है, जो विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है माजुली द्वीप, जो किस नदी पर बनती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है दोस्तों याद रखिएगा 2900 किलोमीटर। कितना है, 2900 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई, आपको ध्यान देना है। और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों ये बंगाल खाड़ी में जाकर गिर जाती है, कौन, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 25 नंबर सवाल कि सबसे लंबा तक अवधि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थी दोस्तों, ये कौन थी, याद रखिएगा, तो राजकुमारी अमृत कौर। याद रखिएगा राजकुमारी अमृत कौर जो दोस्तों ये सबसे लंबा तक अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 26 नंबर सवाल। देखिए 26 नंबर सवाल है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है दोस्तों, याद रखिएगा, तो ये है दोस्तों 30 नंबर। ठीक है, 30 वर्ष। याद रखिएगा कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है दोस्तों, तो 30 वर्ष, यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 21 वर्ष क्या है दोस्तों ग्राम पंचायत में मुखिया बनने के लिए, 25 वर्ष क्या है दोस्तों लोकसभा के लिए यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों 27 नंबर सवाल आपके सामने है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, तो 61वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1985 में हुआ था। ठीक है, तो 61वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा मतदाता की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, यह थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला दोस्तों 28 नंबर सवाल आपके सामने है कि संसदनात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। याद रखिएगा ब्रिटेन से लिया गया दोस्तों संसदनात्मक शासन प्रणाली।
नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया दोस्तों, याद रखिएगा ये आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों 29 नंबर सवाल। तो भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का चर्चा है दोस्तों, याद रखिएगा ये भाग 9 के ख में है। ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान किस भाग में, तो भाग 9 के ख में सहकारी समितियों की चर्चा है दोस्तों, यानी कि 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है दोस्तों 30 नंबर सवाल कि मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रतिमाह कितना होता है, तो 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख होता है दोस्तों, याद रखिएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30 का। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है, 2,50,000। चलिए अगला सवाल देखते हैं 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल आपके सामने है कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों, याद रखिएगा तो गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा जो थे ये प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना हुआ था। योजना आयोग की जगह वर्तमान में कौन सा आयोग आया है दोस्तों, नीति आयोग, जिसका स्थापना 1 जनवरी 2015 हुआ था। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों 32 नंबर कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया दोस्तों, याद रखिएगा ये किया गया था 11 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, तो ये दोस्तों याद रखिएगा पंचायती राज का शुरुआत कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 का शुरुआत हुआ। सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में शुरू किया गया दोस्तों, याद रखिएगा कि राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था कब, 11 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 33 नंबर सवाल। देखिए 33 नंबर सवाल आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी दोस्तों, याद रखिएगा ये थी नीता अंबानी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, नीता अंबानी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा लुसाने के स्विट्जरलैंड में स्थित है। याद रखिएगा लुसाने के स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, नीता अंबानी। अगला है दोस्तों 34 नंबर कि प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है दोस्तों, याद रखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग। ठीक है, हम लोग जो है दोस्तों ये प्रथम प्रायोजित सीरियल है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों 35 नंबर कि प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन था दोस्तों, याद रखिएगा उरुग्वे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उरुग्वे जो था ये प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश था उरुग्वे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 36 नंबर सवाल। देखिए 36 नंबर सवाल आपके सामने है कि सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है दोस्तों, याद रखिएगा तो सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो यह है दोस्तों इजराइल का। किस देश का है दोस्तों, इजराइल। इजराइल का राजधानी क्या है दोस्तों, जेरूसलम। याद रखिएगा जापान का राजधानी क्या है दोस्तों, टोक्यो। ठीक है, चीन का राजधानी क्या है दोस्तों, बीजिंग। इराक का राजधानी क्या है दोस्तों, तेहरान। ठीक है, याद रखिएगा और इजराइल राजधानी क्या है, जेरूसलम। तो सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है, यह है दोस्तों इजराइल का। अगला है दोस्तों 37 नंबर कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों, ये चेन्नई में स्थित है। याद रखिएगा कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये चेन्नई में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है, यह है दोस्तों पांडवानी। ठीक है, पांडवानी लोक नृत्य है जो दोस्तों ये किस राज्य से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। याद रखिएगा यक्षगान दोस्तों ये कर्नाटक से संबंधित है। याद रखिएगा यक्षगान जो है ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है, यक्षगान। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 39 नंबर सवाल। देखिएगा 39 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों 39 नंबर सवाल देखते हैं कि निम्न में से, ठीक है 39 नंबर सवाल है कि निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा तो बास्केटबॉल में। ठीक है, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, यानी कि 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है दोस्तों 40 नंबर सवाल कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा तो 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर। ठीक है, चलिए अगला है 41 नंबर कि एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, याद रखिएगा यह है अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष जो है एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 42 नंबर। देखिए
42 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, याद रखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। चलिए, ग्रैमी पुरस्कार तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। खेल के क्षेत्र में भी दिया जाता है दोस्तों, ध्यानचंद्र पुरस्कार, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है दोस्तों 43 नंबर कि सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। ये किया था, अगर याद रखिएगा तो अनीज नेस ने किया था, याद रखिएगा। अनीज नेस ने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किए थे, अनीज नेस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 44 नंबर सवाल आपके सामने है कि असत्य कथन का चयन करें। सत्य यानी कि याद रखिएगा कि हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान पंजाब में स्थित है, ये सही है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए सही है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, ये भी सही है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी सही है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, नहीं दोस्तों, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में है। कहाँ स्थित है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ स्थित है महाराष्ट्र में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी असत्य कथन का चयन करें, ठीक है। चलिए अगला है 45 नंबर कि निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है दोस्तों, याद रखिएगा। तो मल्होत्रा समिति, ठीक है, मल्होत्रा समिति का जो संबंध है ये बीमा क्षेत्र में सुधार से है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 46 नंबर सवाल देखिए, 46 नंबर सवाल आपके सामने है कि प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो वी.एस. मिनहास ने, किसने किया था, तो वी.एस. मिनहास ने, यानी कि प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, वी.एस. मिनहास। अगला दोस्तों 47 नंबर कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, याद रखिएगा। तो ये मुंबई में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो मुख्यालय स्थित है ये मुंबई में स्थित है, ठीक है, यानी 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 48 नंबर सवाल देखिए, 48 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे ज्यादा तरल है दोस्तों, याद रखिएगा M1, ठीक है, M1 जो मुद्रा है ये सबसे ज्यादा तरल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 49 नंबर कि इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। ये 1985-86 में किया गया था। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया था, 1985-86 में। अगला दोस्तों 50 नंबर कि ज्योति फ्लक्स की एसआई मात्रक क्या है, तो ल्यूमेन, याद रखिएगा ल्यूमेन जो है ये ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 51 नंबर सवाल देखिए, 51 नंबर सवाल आपके सामने है। 51 नंबर सवाल क्या है दोस्तों, देखिए 51 नंबर सवाल है कि निम्न में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, तो विद्युत सेल द्वारा, याद रखिएगा कि विद्युत सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। अगला दोस्तों 52 नंबर कि संयोजकता का गुण निम्न में से किसमें पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा ये गैस एवं द्रव दोनों में पाया जाता है। याद रखिएगा कि संयोजकता का जो गुण है ये गैस एवं द्रव दोनों में पाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला 53 नंबर कि गामा किरणों की खोज किसने किया था दोस्तों, याद रखिएगा ये पॉल विलियर्ड ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा कि पॉल विलियर्ड ने गामा किरणों की खोज किया था। याद रखिएगा पॉल विलियर्ड किसने किया था, गामा किरणों की खोज। रॉन्टजेन ने दोस्तों, याद रखिएगा कि एक्स किरणों की खोज किसने किया था, रॉन्टजेन ने किया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 54 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे। 54 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आवृत्ति का कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों। याद रखिएगा कि ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर किसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, आवृत्ति का। तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका होता है दोस्तों, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है दोस्तों, ठीक है। अगला है 55 नंबर कि चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1 मिनट 28 सेकंड लगता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों आपके सामने 56 नंबर सवाल देखिए। 56 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है, लाल, हरा, नीला ये प्राथमिक रंग है दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा पीला जो है ये प्राथमिक रंग नहीं है, ठीक है। चलिए अगला 57 नंबर कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, याद रखिएगा ये ऑस्टेड ने किया था, ठीक है। ऑस्टेड ने चुंबकीय प्रभाव की खोज किया था, याद रखिएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव खोज किसने किया था, तो ऑस्टेड ने किए थे। अगला दोस्तों 58 नंबर कि निम्न में से किस समस्थानी का प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है, सोडियम 24 यानी कि सोडियम 24, ठीक है। सोडियम 24 का जो है ये समस्थानिक है जो रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 59 नंबर सवाल। 59 नंबर सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे
ठीक है। ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से कौन बढ़ता है दोस्तों? ये बढ़ता है परमाणु का आकार। याद रखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से कौन बढ़ता है? तो परमाणु का आकार बढ़ता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 60 नंबर कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है दोस्तों। याद रखिएगा पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। पीएच का खोज किसने किया था? तो सोरेनसन ने किए थे। याद रखिएगा देखिए 1 से लेकर 14 के बीच होता है दोस्तों। बीच में क्या आता है? 7। 7 से कम होगा तो अम्लीय होता है। 7 से अधिक होता है तो क्या होता है दोस्तों? क्षारीय होता है। अगर 7 होता है तो उदासीन होता है, ठीक है। तो रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 ये क्षारीय होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 61 नंबर सवाल। 61 नंबर सवाल आपके सामने है कि प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा एक कार्बन मिलाया जाता है, ठीक है। तो प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन। कार्बन का संकेत C होता है। परमाणु संख्या क्या होता है? 6। जस्ता का Zn होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। क्रोमियम का क्या होता है? Cr। परमाणु संख्या 24 होता है दोस्तों। सल्फर का याद रखिएगा S होता है दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों 62 नंबर कि कॉपर सल्फेट या नीला तोता कहा जाता है किसको? तो CuSO4 5H2O, ठीक है। याद रखिएगा श्वेत कशिश कहा जाता है दोस्तों, जिसको उजला तोता कहा जाता है। ZnSO4 7H2O, ठीक है। FeSO4 7H2O, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों अगर नीला तोता किसे कहा जाता है? ये हरा तोता कहा जाता है। किसको दोस्तों? FeSO4 7H2O, इसको हरा तोता कहा जाता है। ZnSO4 7H2O उजला तोता, और CuSO4 5H2O इसको नीला तोता कहा जाता है, श्वेत कॉपर सल्फेट, ठीक है। याद रखिएगा। अगला दोस्तों 63 नंबर सवाल कि आनुवंशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? याद रखिएगा तो विलियम वाटसन के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा कि विलियम वाटसन के द्वारा आनुवंशिकता शब्द दिया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं 64 नंबर सवाल। देखिए 64 नंबर सवाल आपके सामने है कि आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है दोस्तों? ये कंद का है, ठीक है। याद रखिएगा कि आलू जो है ये कंद के प्रकार के तने का उदाहरण है। अगला है 65 नंबर कि निम्न में से उत्तक के कारण पादपों में लचीला पाया जाता है। निम्न में से कौन से उत्तक के कारण? याद रखिएगा तो स्थूल कोण उत्तक के कारण, ठीक है। स्थूल कोण उत्तक के कारण पादपों में लचीलापन पाया जाता है। अगला दोस्तों 66 नंबर कि केंचुआ, जोंक एवं नरेश किस संघ में पाया जाता है? तो एनिलिडा संघ में पाया जाता है। याद रखिएगा कि केंचुआ, जोंक एवं नेरिस जो है ये एनिलिडा संघ में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 67 नंबर सवाल। 67 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? याद रखिएगा, ठीक है। तो ओ रक्त समूह को, ठीक है। याद रखिएगा ओ रक्त समूह को सर्वदाता, और AB जो रक्त समूह होता है उसे सर्वग्राही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वग्राही, ठीक है। अगला है 68 नंबर कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो नेफ्रॉन कहा जाता है। याद रखिएगा कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है, ठीक है। अगला है 69 नंबर कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा विटामिन B6 का रासायनिक नाम वो देखेंगे दोस्तों। आइए ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है यहाँ पे देखेंगे। देखिए विटामिन B6 का रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन होता है दोस्तों। क्या होता है? पैराडॉक्सिन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पैराडॉक्सिन जो है ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। बायोटीन दोस्तों याद रखिएगा विटामिन B7 का नाम क्या होता है? बायोटीन, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? फॉलिक अम्ल होता है, ठीक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है, ठीक है। विटामिन B12 यानी विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? साइनोकोबालामीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बायोटीन होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पैराडॉक्सिन, और विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है दोस्तों फॉलिक अम्ल, ठीक है। अगला दोस्तों 70 नंबर कि टाइफाइड बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आंत प्रभावित होता है। याद रखिएगा कि टाइफाइड बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? आंत प्रभावित होता है, ठीक है। अगला 71 नंबर कि रियाना बर्नाबी स्पेस मिशन पर जाने वाली फिर किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो ये सऊदी अरब की, ठीक है। याद रखिएगा कि रियाना बर्नाबी जो है ये स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की? तो सऊदी अरब देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है दोस्तों? याद रखिएगा रियाद जो है ये सऊदी अरब की राजधानी है, रियाद, ठीक है। ईरान की राजधानी क्या है दोस्तों? तेहरान। UAE का अबू धाबी। इजराइल का जेरूसलम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 72 नंबर सवाल आपके सामने है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया है दोस्तों? ये किया है बेंगलुरु में। याद रखिए कहाँ किया है? बेंगलुरु में किया है। यानी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का जो अनावरण है ये बेंगलुरु में किया है, ठीक है। अगला 73 नंबर कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया गया दोस्तों?
तो अमृत धरोहर योजना, याद रखिए किस योजना के तहत, अमृत धरोहर योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं, 74 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? यह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा। और हम लोग बात करते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगला है दोस्तों 75 नंबर कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कीर्ति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? दोस्तों याद रखिएगा किस लिए चुना गया है? तो तमिल के लिए चुना गया है। किसके लिए? तमिल के लिए। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ तक 75 नंबर सवाल था दोस्तों, ये जीके जीएस का था। ठीक है, जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ से 76 नंबर जो सवाल है आपका, यहाँ से मैथ का सवाल है दोस्तों। ठीक है, तो कुछ मैथ का सवाल है जो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये पूरा आपका मैथ का ही सवाल है। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से आइए देखते हैं हिंदी का सवाल। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखेंगे एक हिंदी का सवाल है, आइए देखते हैं। सबसे पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का परिवाची नहीं है? दोस्तों याद रखिएगा 90 नंबर जो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का परिवाची नहीं है? रजनी या विभावरी। ठीक है, और ऑप्शन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे समीर या निशी। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा कि समीर जो है ये क्या है दोस्तों? ये नहीं है रात्रि का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दोस्तों 91 ने कहा अन्वेंशन का शुद्ध संधि विच्छेद है, याद रखिएगा अनु प्लस एसन। ठीक है, अनु प्लस एसन जो है दोस्तों ये क्या है? अन्वेंशन का शुद्ध संधि विच्छेद है। अगला है 92 नंबर कि कौन सा शब्द बहुब्रीही समाज के अंतर्गत आता है? दोस्तों याद रखिएगा तो वीणा पानी। ठीक है, वीणा पानी जो है ये बहुब्रीही समाज के अंतर्गत आता है। अगला दोस्तों कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा। याद रखिएगा कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? ये भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। अगला है दोस्तों 94 नंबर कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखिएगा दोस्तों नी। कौन सा प्रत्यय है? नी जो है सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? नी दोस्तों। ठीक है, अगर देखिए 95 नंबर सवाल आपका इंग्लिश का है द पर्सन ड्राइविंग द कार। ठीक है, द पर्सन द ड्राइविंग द कार कंट्रोल ओवर द व्हील्स एंड नॉक हर डाउन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉस्ट कंट्रोल। क्या हो जाएगा यहाँ पे? लॉस्ट कंट्रोल ओवर द व्हील्स एंड नॉक हर डाउन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे 96 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे 96 नंबर सवाल आपके सामने है कि मेक श्योर दैट यू ऑलवेज चैलेंज योर सेल्फ। यहाँ क्या पूछा है दोस्तों? साइनोम पूछ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका 96 का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 97 नंबर सवाल आपके सामने है। यहाँ पूछा है दोस्तों एंटोम। ठीक है, तो द आर्म्स एंड लेग्स ले इन ए कैरलेस अवे, यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विगिलैंड। क्या हो जाएगा? विगिलैंड। ठीक है, अगला दोस्तों आपके सामने 98 नंबर सवाल है कि चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स द यंग ऑफ ए फ्रॉग। हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए टैडपोल। क्या हो जाएगा? टैडपोल। ठीक है, अगला दोस्तों 99 नंबर सवाल है, ये है दोस्तों आपका क्या है? तो ये है दोस्तों आपका एडम्स फ्रेज है। ठीक है, तो ए ब्लाइंड स्पोर्ट। ठीक है, इसका हो जाएगा एन एरिया इन योर रेंज ऑफ विजन दैट यू कैन नॉट सी प्रॉपरली, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 99 का डी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट दोस्तों 100 नंबर सवाल आपके सामने है। 100 नंबर सवाल जीके जीएस का है, निम्न में से सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? दोस्तों याद रखिएगा बुल्फिया जो दोस्तों ये सबसे छोटा पुष्प है और रैफ्लोसिया दोस्तों सबसे बड़ा पुष्प है। ठीक है दोस्तों, ये था दोस्तों आपका 100 सवाल। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।